हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। आप सभी का स्वागत है द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट में। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम प्रभव शर्मा है। ठीक है, फैकल्टी द सिविल पॉइंट। मैंने 2 बार गेट क्वालिफाई किया है विथ बेस्ट मार्क्स ऑफ 62.88 और बेस्ट AIR ऑफ 1226। मुझे 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। चांसलर अवार्ड मिला है मुझे 2017 में। मैं भेल में भी सेलेक्ट हुआ था। 2 साल मैंने रेलवेज में काम किया है और ये सारे सब्जेक्ट में मेरी एक्सपर्टीज है। ठीक, तो आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं जो कि हमारा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ठीक है, बेसिकली जो हमारा सब्जेक्ट है ये है एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। तो एस्टिमेशन और कॉस्टिंग को हम एक साथ पढ़ेंगे और वैल्यूएशन को हम अलग से, मतलब एक, अगर हम एस्टिमेशन और कॉस्टिंग को हम एक साथ देख सकते हैं और वैल्यूएशन फिर अलग से टॉपिक के जैसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप किसी भी एग्जाम या कोई भी आप स्टेट ए या जेई की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं। ठीक है, और अगर देखा जाए तो काफी आसान सब्जेक्ट भी है, क्योंकि जिसके जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो लगभग एक ही जगह से बार बार क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। मतलब अगर ऐसे आप देखोगे तो पढ़ने के लिए इसमें बहुत कुछ है, पर अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत ज्यादा ना पढ़कर भी, थोड़ा सा पढ़कर भी हमारे बहुत सारे नंबर हम यहाँ से गेन कर सकते हैं। तो जो हम आज का लेक्चर कवर करेंगे इसमें हम इंट्रोडक्शन का जो भी हमारा पार्ट होता है पहले हम समझने की कोशिश करेंगे, एक बेसिक अपना कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करेंगे कि एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ एस्टीमेट देखेंगे और फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वहां से फिर हम ऐसी चीजें कवर करेंगे जो डायरेक्टली हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक, तो ये वाला चैप्टर में हम जो भी हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन से भी हमारे 2-4 क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं एग्जाम में, जैसे कि आपके टाइप्स ऑफ एस्टीमेट से क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, तो वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। और बेसिकली जो छोटी छोटी हमारी डेफिनेशन होती है, जैसे कि आपका क्वांटिटी सर्वे क्या होता है, साइट प्लान क्या होता है, तो ये सब चीजें भी हम साथ में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर 1 रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ, या मेनली जो उसमें हम बेसिक्स कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा, आप बोल सकते हो चैप्टर 1 नंबर 1 इंट्रोडक्शन है, और जो हम सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं वो क्या है हमारा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो अगर हम इसको बिल्डिंग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग बोलें तो ज्यादा सही रहेगा। बिल्डिंग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ठीक है, तो ये हमारा है बिल्डिंग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो सबसे पहले हम जो चैप्टर नंबर 1 देखेंगे वो रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन टू, आप बोल सकते हो क्या, एस्टिमेशन। चैप्टर 1 जो हम कवर करेंगे वो करेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं समझने की कि एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है। ठीक, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है। तो एस्टिमेशन अगर मैं आपको सिंपल और सादे शब्दों में बताऊं तो एस्टिमेशन का मतलब होता है प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क, यानी कोई भी काम जब आप करने वाले हो और उस काम में कितना खर्च आएगा ये आप पहले से जो अनुमान लगाते हो उसी को हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन। किसी भी कार्य को करने के पहले उसमें होने वाले व्यय या उसमें होने वाले खर्च के अनुमान निकालने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन बोलते हैं। यानी कि जब आप कोई काम करने वाले हो, उस काम को करने के पहले उस काम में कितना खर्च आने वाला है, उस खर्च को निकालने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम एस्टिमेशन बोलते हैं। ठीक है, तो साफ सब सरल शब्दों में हम बोले तो एस्टिमेशन इज द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ एनी टास्क। अगर हम सबसे पहले अगर एस्टिमेशन को डिफाइन करेंगे तो एस्टिमेशन क्या हो जाएगा हमारा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर आप जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें पूछा हुआ है कि एस्टिमेशन का क्या मतलब होता है। तो एस्टिमेशन का मतलब होता है इज द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ एनी टास्क। एस्टिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ एनी टास्क। प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ एनी टास्क। ठीक है, या आप इसको और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि इट इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज एंड कॉस्ट ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क।
इट इज प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज and cost of various item of work and cost of various item of work। ठीक है, तो ये आपका एस्टिमेशन का मतलब हो गया। सीधे शब्दों में एस्टिमेशन का मतलब होता है किसी भी काम को करने के पहले उस काम को करने के लिए जो पैसा खर्च होने वाला है या उस काम में जो पैसा खर्च होने वाला है उसको, उस पूरे खर्च को निकालने की प्रक्रिया ही हमारी क्या होती है, एस्टिमेशन होती है। प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क। ठीक है, सीधे सीधे शब्दों में बोलूं तो सिर्फ प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क। ठीक, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि स्पेसिफिकेशन आ जाता है, डिटेल्स ऑफ ड्राइंग आ जाती है, कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग आ जाती है, तो इसके अंदर फिर बहुत सारी चीजें हो जाती है। लेकिन अगर साफ शब्दों में सिर्फ हम एस्टिमेशन समझना चाहें तो एस्टिमेशन का मतलब होता है कि कितना हमको किसी भी काम को किसी भी काम को करने के लिए जो हमें पैसे की जरूरत है उसको उसका पता लगाना। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन। तो अब बात आती है कि आपको एस्टिमेशन की जरूरत क्यों पड़ी, है ना, एस्टिमेशन की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई डू वी नीड एस्टिमेशन। ठीक है, तो व्हाई डू वी नीड एस्टिमेशन, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर केसेस में अगर हम अंबानी नहीं है या हमारे पास बहुत सारा पैसा नहीं है तो हमारे पास टाइम भी कम फिक्स होता है और हमारे पास पैसा भी फिक्स होता है। ठीक है, तो अगर हमें पहले से पता होगा कि किसी काम को करने के लिए कितना पैसा लगने वाला है तो उस काम को हम उस हिसाब से करेंगे। अगर हमें पहले से पता है कि इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए हमको इतना पैसा लगने वाला है तो हम सारे काम को उस तरीके से अरेंज करेंगे और जितना जिसमें पैसा खर्च होने वाला है उसके लिए उतने फंड का पहले से ऑर्गेनाइज, उतने फंड की पहले से व्यवस्था करके रखेंगे, उतने पैसे की व्यवस्था पहले से करके रखेंगे। तो हमारे पास टाइम और मनी और रिसोर्सेज सब क्या है, लिमिटेड है, तो उनको सही से डिप्लॉय करने के लिए, उनको सही से यूज करने के लिए हमको क्या करने पड़ता है, हमको एस्टिमेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं एस्टिमेशन आपको बताऊं तो एस्टिमेशन क्या होता है, एक टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, वेरियस जो भी हमारी क्वांटिटीज है और जो हमारा पैसा खर्चा होने वाला है, अलग अलग चीजों की क्वांटिटीज और जो हमारा अलग अलग जगह पे पैसा खर्चा होने वाला है उसको हम पता लगाते हैं। ठीक, कई बार क्या होता है कि हमारे पास फंड लेस होते हैं। ठीक है, जितना हम मान लीजिए आपको मैंने बोला कि आपको आज आपने सोचा कि मुझे एक घर बनाना है। ठीक है, तो आपने पहले आपके पास कितने थे, 20 लाख रुपए थे। ठीक है, तो आपने सोचा कि मुझे घर बनाना है और मुझे इस तरीके का घर बनाना है, मुझे 2 BHK बनाना है या 3 BHK बनाना है, 2 मंजिला बनाना है, 3 मंजिला बनाना है, आपने सोचा। फिर आपने करा एस्टिमेशन कि यार मैं 3 मंजिल घर बनाऊंगा तो मुझे कितना पैसा लगेगा, और जब आपने एस्टिमेशन किया तो आपको पता चला कि 3 मंजिल घर बनाने के लिए आपको 60 लाख लग जाएगा, पर लेकिन आज तो आपके पास 20 लाख रुपए ही है। तो आपको बाद में ये समझ में आया कि आपको भी 40 लाख की और जरूरत है, जब तक आपके पास 60 लाख नहीं हो जाएंगे तब तक आप ये घर नहीं बना सकते। ठीक, तो अगर आप एस्टिमेशन नहीं करते और कंस्ट्रक्शन चालू कर देते और आपका जब 20 लाख खत्म हो जाता और आपका घर भी नहीं बन पाता तो उस टाइम फिर आप कुछ नहीं कर सकते थे, है ना, उस टाइम आप फंस जाते कि यार आपके पास तो पैसे ही नहीं है जितना आपको घर बनाने के लिए चाहिए था। तो अगर आपने एस्टिमेशन कर लिया तो आपको ये समझ में आ गया कि आगे मुझे काम करने के लिए मेरे पास पर्याप्त साधन अवेलेबल है भी कि नहीं है। ठीक है, और मान लीजिए आपके पास 20 लाख है और आपका खर्च आ रहा है 21 लाख, तो फिर आप कुछ ना कुछ चीजें कम कर लोगे। पहले से आप ध्यान में रखोगे कि हाँ मुझे जो वॉल है वो यहाँ पे मैं 9 इंच की वॉल की जगह 4 इंच की वॉल लगा देता हूँ, है, पैराफिट नहीं डालता हूँ या यहाँ पे छपाई नहीं कराता हूँ, कहीं पे टाइल्स नहीं लगवाता हूँ, तो कुछ आप 1-2 लाख आप कॉस्ट कम भी कर सकते हो अगर आपको पहले से पता है कि ये सब काम अगर आप करोगे तो आपका पैसा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले ये सब काम कर लिए और फिर आपका पैसा कम पड़ गया तो कुछ आपका इंपॉर्टेंट काम छूट सकता है। तो एस्टिमेशन करने से आपके बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। ठीक है, आपको पता चल जाता है कि आप जो चीजें सोच रहे हो वो सच में हो सकती हैं कि नहीं है, वो फिजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी बात हो जाती है क्या, एस्टिमेशन होता क्या है और क्यों हमें जरूरत होती है। ठीक है, अब बात आती है कि एस्टिमेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, है ना, एस्टिमेशन में क्या क्या चीजें होती हैं। तो अगर एस्टिमेशन की हम बात करें तो उसके अंदर सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है ड्राइंग्स, फिर दूसरा होता है आपका डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन और तीसरे होते हैं आपके SOR यानी कि शेड्यूल ऑफ रेट्स। ये 3 चीजें एस्टिमेशन के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट फॉर एस्टिमेट या नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर एस्टिमेट।
क्या क्या चीजें आपको एस्टिमेट में चाहिए होती है, मतलब ये चीजें आपके एस्टिमेट में होना ही चाहिए। तो सबसे पहला होता है आपका पास ड्राइंग्स होना चाहिए सारी। फर्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है ड्राइंग्स। आपके पास सारी ड्राइंग्स होनी चाहिए, जो भी चीज आप बना रहे हो उसकी आपके पास ड्राइंग्स होनी चाहिए। जैसे कि आपका प्लान हो गया, प्लान आप समझते हैं, एलिवेशन हो गया, ठीक है। प्लान और एलिवेशन में डिफरेंस क्या है? ये आपका घर है, अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो वो प्लान होता है, ठीक है। ऊपर से आप हेलीकॉप्टर में चढ़ गए और हेलीकॉप्टर से अगर आप नीचे अपने घर को देख रहे हो तो उसको हम बोलते हैं प्लान। और अगर आप सामने से रोड पे खड़े होकर देख रहे हो तो उसको हम बोलते हैं एलिवेशन, ठीक है। जब आपको आपके घर की हाइट दिखे तो उसको हम बोलेंगे एलिवेशन, और जब आपको घर की लेंथ और विड्थ दिखे तो उसको हम बोलते हैं प्लान, ठीक है। तो प्लान होना चाहिए, एलिवेशन होना चाहिए, और जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सेक्शन जो आपके सेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कहाँ से रोड जा रही है, कहाँ से नाली जा रही है, वो सब भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आपका रोड है, कहाँ से पानी है, कहाँ से नदी है, कहाँ से नाला है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड सेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला तो आपकी रिक्वायरमेंट ये होगी। सेकंड रिक्वायरमेंट जो है हमारी वो है आपको डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन चाहिए। अब स्पेसिफिकेशन क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ, दो तीन चीजें और मैं साथ में डिस्कस करूंगा कि स्पेसिफिकेशन या साइट प्लान वगैरह क्या होते हैं। अभी आपको भी चल पता होना चाहिए डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए आपके पास, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन अबाउट वर्कमैनशिप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो आपको पूरा डिटेल्ड में आपके पास एक ऐसी स्पेसिफिकेशन कॉलम वगैरह जैसा हम बनाते हैं जिसमें सब कुछ लिखा होता है, क्या आपको कितने लेबर लगेगी, किस काम के लिए कितना लेबर लगेगा, कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल लगेगा, कौन सा मटेरियल कितनी क्वांटिटी में लगेगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि कितना आपको क्या चीज की कितनी क्वांटिटी आपको लगेगी, तो वो हम डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन में देखते हैं, ठीक है। और फिर तीसरा आपके पास चीज होनी चाहिए अगर आपको एस्टिमेट बनाना है, तो तीसरी चीज जो आपको पता होना चाहिए वो होता है आपके स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट, यानी क्या चीज का क्या भाव है ना। आप एस्टिमेट निकालने जाओगे तो आपको अगर आप घर बना रहे हो, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हम घर बना रहे हैं, ठीक है। अगर हम अपना घर बना रहे हैं तो हमको घर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, बेसिक आपको गिट्टी चाहिए, रेत चाहिए, सीमेंट चाहिए, सरिया चाहिए। तो इनके आपको रेट पता होना चाहिए पहले तो, ठीक है। पहला तो आपको इनका रेट पता होना चाहिए कि कितना, अगर आप एक बैग सीमेंट हो तो 350 का है, 300 का है, 400 का है, 500 का है, कौन से ग्रेड का सीमेंट आपको यूज करना है, ठीक है। वैसे तो अपन अब ग्रेड तो चलता नहीं अपने आप, पीपीसी सीमेंट यूज करते हैं तो उसमें तो ग्रेड होते नहीं है। तो सीमेंट का क्या रेट है, सरिया का कितने रुपए किलो आपका चल रहा है, 70 रुपए, 65 रुपए, 80 रुपए। फिर आपका रेत कितने में चल रही है, गिट्टी कितना चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, शेड्यूल ऑफ रेट्स आपको पता होना चाहिए, ठीक। सेकंड आपको उसके बाद क्वांटिटी एस्टिमेशन करना होता है, कितने क्वांटिटी के क्या चीज लगेगी। जैसे अगर आप एक दीवार बना रहे हो तो आपको, जैसे मान लीजिए आप एक कमरा बस बना रहे हो, ठीक है, और आपको एस्टिमेट निकालना है कमरे का, तो सबसे पहले आपको क्वांटिटी ऑफ वर्क भी पता होना चाहिए कि कितना क्वांटिटी ऑफ वर्क आपको करना है। यानी आपको अगर दीवार बनानी है तो आपको कितनी बड़ी दीवार बनानी है, उसकी डायमेंशंस क्या है। अगर आपको एक बार डायमेंशन पता चल गई तो आप नंबर ऑफ ब्रिक निकाल लोगे, नंबर ऑफ ब्रिक से आप क्वांटिटी ऑफ मोटार निकाल लोगे, फिर क्वांटिटी ऑफ मोटार से आप रिक्वायरमेंट ऑफ सीमेंट सैंड निकाल लोगे, है ना। सीमेंट और सैंड कितना लगेगा ये आप पता लगा लोगे। स्लैब वगैरह की क्वांटिटी निकाल सकते हो, प्लिंथ की क्वांटिटी निकाल सकते हो, बीम्स की क्वांटिटी निकाल सकते हो। तो उससे अलग अलग क्वांटिटी निकाल कर आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको किस चीज को में कितना सामान लगेगा, है ना, और जो सामान लगने वाला है उसका रेट क्या चल रहा है। तो ये सारी चीजें जब आपको पता चल जाएंगी तो आप क्या निकाल लोगे, आप एस्टिमेट निकाल लोगे। इसको आप बहुत आसानी तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। अगर मान के चलिए आपको ये वाला तरीका समझ में नहीं भी आ रहा हो कि बिल्डिंग वगैरह में आप कोई अगर मान लो सब्जी बना रहे हो, ठीक है, तो अगर सब्जी बना रहे हो कोई सी आप, तो आपको पहले क्या बनाना पड़ता है कि आप जैसे अगर आप हॉस्टल वगैरह में रहे होगे तो आपको पता होगा कि सब्जी अगर कोई भी चीज़ अगर हम बना रहे हैं तो उसके लिए पहले हमको तैयारी करनी पड़ती है। पहले हमको एस्टिमेट बनाना पड़ता है कि हमारे पास इतने रुपए हैं तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, है ना, कितनी क्वांटिटी में कौन सी चीज़ डाल सकते हैं, पहले वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, लिस्ट बनाते हैं। उसके बाद दुकान जाते हैं, उसको खरीदते हैं। कोई चीज़ कभी महंगी मिलती है तो उस चीज़ की जगह हम कोई दूसरी चीज़ यूज़ कर लेते हैं। जैसे आप प्याज खरीदने जा रहे हो, प्याज महंगा है तो आपने थोड़ा क्वांटिटी कम कर दिया, ठीक है। धनिया खरीदने का, धनिया महंगी है, धनिया आपने खरीदी नहीं, स्किप कर दी। तो इस तरीके से हम इसको फिर एडजस्ट कर लेते हैं एक बार। लेकिन हमको पहले क्या बनाना पड़ता है, क्वांटिटी कितनी चाहिए और कितने का क्या आ रहा है, अपना एक बजट डिसाइड कर लेते हैं, हम क्वांटिटी डिसाइड कर लेते हैं। फिर उसके बाद उनका प्राइस पता करते हैं, उसके हिसाब से फिर हम अपना जो भी हमारे चीजें चेंजेस करने के लिए होती है वो हम करते चले जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। मतलब एस्टिमेशन कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आप सिर्फ घर में ही कर सकते हो। एस्टिमेशन एक ऐसी चीज है जो आप जनरल लाइफ में कहीं भी आपके लिए, मतलब कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो तीसरी चीज जो आपको इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो है स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट्स ऑफ द करंट ईयर। स्टैंडर्ड
शेड्यूल ऑफ रेट्स ऑफ द करंट ईयर। ठीक है, आपको पहले तो ड्राइंग वाइंग पता होना चाहिए अच्छे से, है ना, ये सब वहां पे कैसा क्या आपको बनाना है, किस चीज की आप तैयारी कर रहे हो। सेकंड, आपको पता होना चाहिए क्या चीज कितनी क्वांटिटी में लगेगी, और तीसरी चीज आपको उनके रेट्स पता होना चाहिए। ये तीन चीजें आपको एस्टीमेट में बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तीन चीजें आपको एस्टीमेट में पता होनी ही चाहिए। ठीक ठीक है, ये वाला थोड़ा सा लेक्चर जो है थोड़ा सा हमारा वैसा रहेगा कि थोड़ा सा हम बेसिक्स पे ज्यादा ध्यान देंगे। इसके बाद के जो हमारे लेक्चर आएंगे तो उसमें सीधे आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट ही चीजें बताऊंगा जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा आपका पहला लेक्चर है तो उसमें थोड़ा सा आपका बेस क्लियर हो जाए, इसलिए मैं थोड़ी चीजें आपको ज्यादा डिटेल में इन डेप्थ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, तो सर इसके बाद आता है आपको नीड का जरूरत क्या है एस्टिमेशन की, है ना, नीड फॉर एस्टिमेशन, नीड फॉर एस्टिमेशन। ठीक है, तो नीड फॉर एस्टिमेशन की जरूरत क्या है हमें एस्टिमेशन की। तो पहला पॉइंट है वो हमको क्या है, एस्टिमेट हमें क्या दे देता है, एक आइडिया दे देता है। जो एस्टिमेट है वो हमें क्या दे देता है, एक आइडिया दे देता है। एस्टिमेट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द कॉस्ट ऑफ द वर्क, कितना पैसा आपके उस काम में करने के लिए खर्च होने वाला है वो हमें क्या बता देता है, उसका एस्टिमेट बता देता है हमें एस्टिमेशन, या उसका आइडिया दे देता है हमें एस्टिमेशन। तो गिव्स एन आइडिया ऑफ द कॉस्ट ऑफ द वर्क। ठीक है, जो काम होने वाला है उसमें कितना पैसा खर्च होने वाला है ये हमें बता देता है एस्टिमेशन। ठीक है, और उसकी फिजिबिलिटी बता देता है, एंड हेंस इट्स फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बताया, आपके पास 20 लाख रुपए है, 3 मंजिला घर बनाना है आपको, है ना, 60 लाख खर्चा होने वाला है, तो आपको पता है कि 20 लाख में नहीं हो सकता, यानी फिजिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि इट इज पॉसिबल और नॉट, वो सही में होने लायक है, हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता, है ना। तो वही आपकी फिजिबिलिटी बता देता है। अगर मान लीजिए आप घर बना रहे हो, बंगला बनाना है आपको, और आपके पास 5 लाख रुपए और आप सोच रहे हो 5 लाख में मैं बंगला बांध लूंगा, तो नहीं बांध पाओगे, है ना, बंगला नहीं बना सकते आप 5 लाख रुपए में। तो आप जब एस्टिमेट निकालोगे तब तो आपको पता चलेगा ना कि बांध सकते हो कि नहीं बना सकते हो। कोई बोल दिया नहीं बना सकते हो, कोई बोल दिया बना सकते हो, तो आप ऐसे थोड़ी ना बता सकते हो कि बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। उसके लिए आपको एस्टिमेट तैयार करना पड़ेगा, आपको क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, आपके पास एक रफ एस्टिमेट आ जाएगा पैसे का कितना लगने वाला है, तब आप बता पाते हो सकते हो कि हाँ 5 लाख में बन सकता है कि नहीं बन सकता है ना। तो फिजिबिलिटी पता चल जाती है हमें। ठीक है, ठीक, तो फिजिबिलिटी आप समझ गए होंगे कि वो कार हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, हो सकता है या नहीं, ये आपको क्या बता देता है, एस्टिमेट बता देता है। ठीक है, सेकंड आपका आता है कि आपको एस्टिमेट ये भी बता देता है कि कौन से काम को करने के लिए कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो एस्टिमेट गिव्स एन आइडिया ऑफ टाइम required for the completion of work, completion of the work। तो उस कार्य को करने के लिए कितना समय लगने वाला है ये भी हमें एस्टिमेट बता देता है। अब कैसे बता देता है, जैसे आप जब एस्टिमेट बनाओगे तो शुरुआत आप करोगे एक्सकावेशन से। जैसे मैं बिल्डिंग का बताऊं तो पहले आप क्या करते हो, एक्सकावेशन करते हो। तो एक्सकावेशन करने में कितना टाइम लगेगा ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक्सकावेशन करने के बाद आप पाइलिंग वगैरह डालोगे या फाउंडेशन डालोगे। ठीक है, फाउंडेशन के बाद आप उसमें प्लिंथ में जाओगे, प्लिंथ के बाद आप उसमें फिर से मिट्टी वगैरह डाल के फिर से कॉम्पैक्शन करोगे। उसके बाद आप कॉलम वगैरह डालोगे, फिर ब्रिक वर्क करोगे, फिर बीम डालोगे, स्लैब डालोगे, है ना, फिर प्लास्टरिंग करोगे, फिनिशिंग करोगे। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि एक तो पहले आपको पता चाहिए कि क्या क्या काम आपको करना है, दूसरा आपको पता चलना चाहिए कि कितने काम को करने में कितना टाइम लगता है। तो ये हमें पता रहता है पहले से कि किस काम को पर क्यूबिक मीटर करने में किस काम को कितना वक्त लगता है। तो उस हिसाब से हम टाइम भी बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर काम को खत्म करने के लिए हमें कितना समय लगेगा। ठीक है, फिर तीसरा जो होता है, कई बार हम एस्टिमेट इसलिए बनाते हैं ताकि आप क्या मंगा पाओ, टेंडर वगैरह मंगा पाओ। ठीक है, एस्टिमेट is required to
estimate is required to invite the tender and quotation to arrange the and quotations and to arrange contract। कई बार क्या होता है, जैसे आपको अपना घर बनाना है, ठीक है, तो कई बार आप एस्टिमेट इसलिए भी करते हो कि ताकि आपको पता चल जाए कि कितना मोटा मोटा आपके घर में पैसा खर्च होने वाला है। तो एक बार आपने एस्टिमेटिंग कर ली कि हाँ, आपको समझ में आ गया कि आपको 3 मंजिल का घर बनाना है, तो आपको 60 लाख रुपए लगने वाला है लगभग, ठीक है। तो एक आपको रफ आइडिया मिल गया। तो उसके बाद आप कोई कॉन्ट्रैक्टर ढूंढोगे, तो आप पूरा जैसे घर का ठेका देना चाहते हो, तो आपको पता है कि कम से कम 60 लाख तो खर्च आएगा। तो जो 60 लाख के आसपास आपको पैसे, मतलब 60 लाख से सबसे पास में जो आपका काम कंप्लीट करके देने के लिए तैयार होगा, उसे ही आप अपना काम दोगे, ठीक है। आपने एस्टिमेट निकाल लिया कि आपके घर को बनने में 60 लाख रुपए लगने वाला है, ठीक। उसके बाद आपने ढूंढा कॉन्ट्रैक्टर कि मैं तो खुद बनवा नहीं पाऊंगा, किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे देता हूँ। तो उस कॉन्ट्रैक्टर ने मान को आप चलो आपको बोल दिया 90 लाख, तो आपको पता है कि 30 लाख रुपए खा रहा है। तो आप ऐसे 10-5 कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टैक्ट करोगे, तो जो आपको 60 लाख के सबसे पास, मान के चलिए किसी ने बोल दिया कि 65 में बना के दे दूंगा, तो आप उसको दे दोगे कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपको पता है कि 60 लाख तो कम से कम लगने ही वाला है, तो 4-5 लाख ही ज्यादा ले रहा है। तो इस तरीके से आप टेंडर भी मंगा सकते हो, ठीक है। कई बार आपको भी, जैसे आप कॉन्ट्रैक्टर हो और किसी ने आपसे बोला कि मुझे घर बनवाना है, कितना पैसा लग जाएगा, तो आपको भी एस्टिमेट करके उसको बता दोगे कि हाँ, इतना पैसा लग जाएगा। तो कई बार टेंडर बुलाने के लिए भी, ठीक है, और कई बार मतलब टेंडर के लिए भी होता है, कई बार हम कोटेशन भी देते हैं कि इतना पैसा लगेगा अगर आपको इतना ऐसा घर बनवाना है। तो ये 2 चीजों में हमारा एस्टिमेट जो है वो काम आ जाता है, ठीक है। 2 चीजों में हमारा जो एस्टिमेट है वो काम आ जाता है, ठीक। फिर चौथा जो है आपका एस्टिमेट, वो एक और काम आता है कि वो क्या कर देता है कि जो एक्सपेंडिचर, जो खर्च होने वाला है, उसको कंट्रोल भी करता है। एस्टिमेट is also required to control the expenditure, एक्सपेंडिचर यानी होता है व्यय, ठीक है। अब सही लिखा है गलत नहीं, पर ऐसे ही व्यय होता है, ठीक है। ये होता है व्यय, यानी कितना खर्च अपन कर रहे हैं, ठीक है। व्यय बोल दो या आप उसको बोल दो खर्च, ठीक है। कितना खर्च आप कर रहे हो वो भी आपको कौन बताता है? एस्टिमेट ही बताता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने घर बना रहे हो आप, और आपको पता है कि आपके पास बजट कितना है, 50 या 60 लाख का है, ठीक है। 60 लाख का आपके पास बजट है। तो अगर आपको पता है कि आपको जो प्लास्टरिंग करनी है वो 5 लाख में ही करनी है, आपको फाउंडेशन डलवानी है 10 लाख में डलवानी है, तो आपको फिक्स रहेगा ना, आप खर्च अपना कंट्रोल करके चलोगे कि हाँ, इस चीज में इतना ही खर्च होना है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। तो आपका जो खर्च है उसको कंट्रोल करने में भी कौन मदद करता है? हमको एस्टिमेट मदद करता है, ठीक है। फिर लास्ट आपका पॉइंट है कि एस्टिमेट आपको ये भी बता देता है, एस्टिमेट डिसाइड्स whether the proposed plan matches the fund available or not, whether the proposed plan matches the fund अवेलेबल और नॉट। मतलब क्या हुआ इसका? जैसे आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि मेरे को 3 मंजिल का घर बनाना है, तो उसने क्या कर दिया, आपको कोटेशन दे दी, ठीक है। उसने बोल दिया कि 1 करोड़ लगेगा। फिर आप डिसाइड करोगे कि आपके पास 1 करोड़ है कि नहीं है, आपके पास उतना फंड अवेलेबल है कि नहीं। तो ये भी आपको एस्टिमेट डिसाइड करने के लिए मदद करता है। तो ये सारी क्या होगी आपकी नीड्स ऑफ एस्टिमेट, ठीक है। अब कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशन है जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया कि एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, क्यों हम यूज करते हैं, है ना। तो ये तो आपको, ये कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे सबसे पहले आपसे कभी पूछा जा सकता है कि क्वांटिटी सर्वे क्या होता है ना। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, क्वांटिटी सर्वे क्या होता है, ठीक है। तो छोटी छोटी डेफिनेशन है, क्वांटिटी सर्वे क्या होता है, एस्टिमेशन क्या होता है, साइट प्लान क्या होता है, तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। क्वांटिटी सर्वे, तो क्वांटिटी सर्वे मींस क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क,
कितना क्वांटिटी आपको लगेगी किसी भी चीज की, ताकि आप वो कार्य को क्या कर पाए, पूरा कर पाए। जैसे आपको एक एक कमरा बनाना है अगर आपको, तो उसमें कितने क्वांटिटी ऑफ ब्रिक लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना पानी लगेगा, कितना रेत लगेगी, तो ये सारी क्वांटिटीज की पता लगाने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी सर्वे बोलते हैं। तो क्वांटिटी सर्वे मीन्स कैलकुलेशन ऑफ quantities of material quantities of material required to complete the work concerned, required to complete the work concerned। कि जो भी कार्य आप कर रहे हो उसको खत्म करने के लिए कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, कितना मटेरियल की आवश्यकता है हमको, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी सर्वे करना बोलते हैं। उसकी क्वांटिटी निकालने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी सर्वे बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है सेकंड, स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन क्या होता है? तो अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये आपका डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन जो होता है वो सब कुछ बता देता है कि आपका क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है, नेचर ऑफ वर्क क्या है, क्लास ऑफ वर्क क्या है, कौन कौन से मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी, कितने कौन कौन से पार्ट्स होंगे वर्क के, कौन से क्वालिटी का मटेरियल हम यूज करेंगे, है ना, उनका प्रपोर्शन क्या होगा, मेथड क्या होगा, वर्कमैनशिप क्या होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क होगा। तो देखिए मैं आपको सीधे लिखवाता हूँ, आसान शब्दों में हम देखते हैं। स्पेसिफिकेशंस, तो डिटेल्ड जो आपका स्पेसिफिकेशन होता है उसमें क्या क्या होता है देखिए, सीधे आप ऐसे लिखो इसको, डिटेल स्पेसिफिकेशन इंक्लूड्स, क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर, देखो आप डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन, मैं अगर आपको बोल रहा हूँ किसी चीज का मुझे डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन बताओ तो या बना के दो, तो उसमें आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कौन सा नेचर है, काम का क्या नेचर है, तो नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क यानी कौन से तरीके का काम है, कौन से तरह का काम है, क्या नेचर है काम का। ठीक, सेकंड आपका क्लास ऑफ वर्क क्या है, क्लास ऑफ वर्क, क्लास ए क्लास बी वर्क है, क्लास सी वर्क है, किस तरीके का आपका क्लास क्या है वर्क का। ठीक, कौन कौन से मटेरियल यूज करना पड़ेगा आपको, मटेरियल टू बी यूज्ड, क्या क्या मटेरियल आपको लगेंगे उसमें। साथ में आपको क्वालिटी ऑफ मटेरियल क्या रखनी पड़ेगी, जैसे आप ब्रिक यूज कर रहे हो तो क्लास ए का करोगे, बी का यूज करोगे, सीमेंट कौन सी यूज करोगे, तो क्वालिटी ऑफ मटेरियल आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद प्रपोर्शन क्या होगा उसका, सब अलग अलग जो आप चीजें यूज कर रहे हो उनका प्रपोर्शंस क्या होंगे, किस किस क्वांटिटी में कितना सामान आप यूज करोगे, है ना, तो प्रपोर्शन। प्रपोर्शन के बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर वर्कमैनशिप, क्या क्या काम कौन करेगा, है ना, लेबर कितना चाहिए, मिस्त्री चाहिए, क्या चाहिए, तो वर्कमैनशिप। और साल लास्ट आपका होगा कि आप किस तरीके से अपने एग्जीक्यूशन करोगे, है ना, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जीक्यूशन, कि किस तरीके से आप अपने कार्य को पूर्ण करोगे, कितनी स्टेजेस में करोगे, पहले क्या करोगे, बाद में क्या करोगे, तो ये सब चीजें भी आपको स्पेसिफिकेशन, मतलब जितनी भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन आप उस पर्टिकुलर चीज की दे सकते हो आपको सब दे देना है। जो भी मैक्सिमम चीजें आप बता सकते हो कि कितना लेबर लगेगा, कौन कौन सा काम होगा, जैसे अगर बिल्डिंग की बात करें तो प्लिंथ वर्क, मतलब सबसे पहले आपका एक्सकवेशन होगा, फिर एक्सकवेशन में कितने दिन लगेंगे, कितना मटेरियल लगेगा, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होंगे, है ना, यहाँ पे आपको इक्विपमेंट भी बताने होते हैं। ठीक है, कौन कौन से इक्विपमेंट लगेंगे, कितना लेबर लगेगा, कितने दिन चलेगा वो काम, है ना, और
उसके बाद सेकंड, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसमें कितना लेबर, कितना दिन, कितना टाइम, कितना प्रोपोर्शन, कितना मटेरियल, कौन सा मटेरियल, कितने ग्रेड का मटेरियल, ये सब चीजें, मतलब जितनी मैक्सिमम चीजें आप बता सकते हो सब कुछ बता दोगे किसमें, स्पेसिफिकेशन में। ठीक, जितनी भी चीजें आप बता सकते हो सब बता दोगे किसमें, स्पेसिफिकेशन में। ठीक, इसके बाद आपका थर्ड आता है साइट प्लान। थर्ड क्या आता है आपका, साइट प्लान। साइट प्लान क्या होता है? देखिए, ये जो डिटेल स्पेसिफिकेशन है ना, अब आपको लग रहा होगा कि डिटेल स्पेसिफिकेशन ये आपका एस्टिमेशन का ही एक पार्ट है। डिटेल स्पेसिफिकेशन आपका एस्टिमेशन नहीं होता। हाँ, लेकिन एस्टिमेशन के अंदर डिटेल स्पेसिफिकेशन आता है। तो डिटेल स्पेसिफिकेशन के साथ आपको प्राइस भी बताओगे जब आप, देखो बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एक आपका पूछता है कि डिटेल स्पेसिफिकेशन में आप सब चीजें बता देते हो, सब चीजें जो आप एस्टिमेशन बताते हो सब आप डिटेल स्पेसिफिकेशन में भी बताते हो, लेकिन प्राइस नहीं बताते। ठीक है, प्राइस आप किसमें बताते हो, शेड्यूल ऑफ रेट में बताते हो। तो अगर आप प्राइस, डिटेल्स ऑफ स्पेसिफिकेशन और ड्राइंग, इन तीनों को मिलाओगे तब आपका स्पेसिफिकेशन, आपका एस्टिमेशन बनेगा। लेकिन आप सिर्फ उसके बारे में डिटेल्स बता रहे हो तो उसको हम स्पेसिफिकेशन बोलेंगे। जब आप स्पेसिफिकेशन के साथ उसका प्राइस भी बताओ, स्पेसिफिकेशन में आप प्राइस नहीं बताओगे, कितना पैसा लगने वाला है किस चीज के लिए, वो आप नहीं बताते स्पेसिफिकेशन में। लेकिन जब आप एस्टिमेशन बताओगे तो पैसा भी बताओगे, है ना। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा मुश्किल है, यहीं से क्वेश्चन भी फ्रेम हो जाता है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं कि स्पेसिफिकेशन और एस्टिमेशन में डिफरेंस क्या है। जो आपका एस्टिमेशन है ना, उसमें आप पैसा भी बताओगे और क्या चीज कितने लगने वाली है ये भी बताओगे, और साथ में पूरी ड्राइंग भी दिखाओगे। लेकिन जब आप स्पेसिफिकेशन बस दोगे, एस्टिमेशन में तो आप सब बता दोगे, लेकिन जब आप स्पेसिफिकेशन बनाओगे तो उसमें सिर्फ आप बताओगे कौन सी चीज कितनी और कहां पे क्या क्या लगने वाली है, बस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, स्पेसिफिकेशन और एस्टिमेशन में डिफरेंस क्या है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। हाँ, लेकिन एस्टिमेशन के अंदर स्पेसिफिकेशन आता है। हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा एस्टिमेशन है वो सुपर सेट है, और जो हमारा स्पेसिफिकेशन है उसका सब सेट है, यानी एस्टिमेशन के अंदर हमारा स्पेसिफिकेशन आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ से क्या है क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं और आप गलत कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपका एस्टिमेशन और स्पेसिफिकेशन में, तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। अलग अलग चीजें मतलब एस्टिमेशन के अंदर स्पेसिफिकेशन आता है, पर स्पेसिफिकेशन के अंदर एस्टिमेशन नहीं आ सकता, है ना। फिर साइट प्लान क्या होता है? तो इट इज द प्लान ड्रॉन फॉर अ पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन शोइंग इट्स पोजीशन, मतलब ऐसा प्लान जो किसी भी चीज की बता रहा हो, पोजीशन बता रहा हो। इट इज द प्लान ड्रॉन फॉर अ पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन showing its position, showing its position with respect to approaching road, with respect to, वहां पे आसपास रोड कौन सी है, ठीक है, तो अप्रोचिंग रोड्स, मेन मार्केट एंड अदर परमानेंट फीचर्स, एंड अदर परमानेंट फीचर्स। तो ये सब इंक्लूड होता है आपका साइट प्लान में, कि वहाँ कौन सी रोड है, ठीक है, आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, अब मेन मार्केट कौन सा है ना, ये सब चीज़ें मिला के हमारा क्या बनता है, साइट प्लान बनता है। ठीक, चलिए, तो ये हमारी कुछ बेसिक चीज़ें हो गई किससे रिलेटेड, एस्टिमेशन से रिलेटेड। ठीक, तो यहाँ पे हमारा एक पार्ट हम बोल सकते हैं कि हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है। इंट्रोडक्शन में जो भी चीज़ें हमको पढ़नी थी वो सब चीज़ें हमने देख ली। ठीक है, इसी का जो सेकंड पार्ट है वो हमारा टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। तो अब हम बात करेंगे कितने तरीके के हमारे एस्टिमेट्स होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो बनने हैं वो शुरू हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है वो यही पूछ लेता है कि एस्टिमेशन क्या होता है, क्वांटिटी सर्वे क्या होता है, और स्पेसिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, मेनली पहले क्वेश्चन हमारे यही बनते हैं, और दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, है ना। ये दो तीन क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं इसके बाद। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपके टाइप्स ऑफ एस्टिमेट है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट कौन कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे डिटेल्ड एस्टिमेट की, अप्रॉक्सीमेट, रिवाइज्ड, सप्लीमेंट्री, मेंटेनेंस, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड, तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अभी तक की जो चीजें हैं बस आप इसमें बेसिक बेसिक भी ले लेते काम तो ज्यादा दिक्कत नहीं थी, पर अब जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फंसने के चांसेस थोड़े से अच्छे रहते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एस्टिमेट के बारे में। ठीक है, कितने तरीके के हमारे एस्टिमेट होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं एस्टिमेट के, उनके बारे में अच्छे से डिटेल में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एस्टिमेट।
ठीक है, तो सबसे पहला जो एस्टिमेट हमें पढ़ना है वो है हमारा अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। क्या बोलते हैं हम इसको? प्रीलिमिनरी या अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। प्रीलिमिनरी आप जानते हैं, प्रीलिमिनरी जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, पहले सबसे पहला जो एस्टिमेट हम करते हैं किसी भी काम को करने के पहले, जो एक हम रफ एस्टिमेशन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रीलिमिनरी और अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। जैसे आपको घर बनाना है ना, तो आप शुरुआत में कुछ एक रफ एस्टिमेशन करोगे कि हाँ इतना इतना मोटा मोटी इतना इतना पैसा मेरा लग सकता है अगर मुझे घर बनवाना है तो वो एस्टिमेट आप जब करोगे प्रीलिमिनरी, जैसे आप देखोगे कि आजू बाजू वाले ने भी घर बनवाया था 2 महीने पहले, इतना ही बड़ा घर में उसको लग गए थे 60 लाख रुपए, तो इतना ही बड़ा घर मैं बनवाऊंगा तो मुझे लग जाएंगे ज्यादा तो 65 लाख रुपए। तो ऐसे करके जब आप एक रफ अनुमान लगाते हो, ठीक है, रफ यानी कि आप अनुमान ही लगाते हो एक, ठीक, कितना पैसा खर्च होने वाला है, एक मतलब आसपास वाला जब आप अनुमान लगाते हो तो उसको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी और अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। प्रीलिमिनरी और अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। ठीक है, तो ये हम क्यों बनाते हैं? क्या जरूरत पड़ती है हमें प्रीलिमिनरी और अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाने के लिए? ताकि हम डिसाइड कर पाए। इट इज प्रिपेयर्ड टू डिसाइड it is prepared to decide financial aspects policy and to give idea of the cost of proposal and to give idea of cost of प्रपोजल। ये हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम डिसाइड कर पाए कि हमारे पास कितना पैसा है और कितना खर्चा लगभग आने वाला है, ठीक है, और साथ ही साथ हम ये भी पता लगा पाए कि हमको अगर कोई, मान लीजिए आपको बिडिंग वगैरह करनी है, या आपको, जैसे आप मान लो सरकार हो, ठीक है, और सरकार हो आप और आपको कहीं पे रोड बनवानी है, ठीक, आप अपने वहां के सीएम हो, आप अपने जो राज्य है वहां के सीएम हो और आपको बनवानी है कहीं पे रोड, ठीक, और आपका जो ट्रेजर, जो आपका अकाउंट, मतलब आपका जो स्टेट का अकाउंट होता है जहाँ पे पैसे होते हैं स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, तो आपको पता है कि हाँ आपके पास इतना इतना पैसा है और आपको किसी 2 शहर के बीच में रोड बनवानी है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको एक रफ एस्टिमेट निकलवाना पड़ेगा कि अगर 2 शहरों के बीच में अगर आपको रोड बनवानी है तो उसमें कितना खर्चा आने वाला है। फिर आप देखोगे कि हाँ आपके पास इतना पैसा है कि आप उन दोनों शहरों के बीच में रोड बनवा सकते हो, फिर आप डिटेल्ड एस्टिमेशन करवाओगे। अगर आपने पहले डिटेल्ड एस्टिमेशन करवा लिया तो ऐसा तो है नहीं कि डिटेल्ड एस्टिमेशन बहुत आसान होता है, आप घर 2 दिन देखो, 1-2 दिन दोगे और आपका डिटेल्ड एस्टिमेट तैयार हो जाएगा। महीनों लग जाते हैं, कई बार सालों लग जाते हैं हमको एस्टिमेट बनाने के लिए, बिल्कुल एग्जैक्ट वाला, ठीक है, बिल्कुल अगर एग्जैक्ट एस्टिमेट बनाना है तो कई बार सालों भी लग जाते हैं। तो अब इतना टाइम भाई बर्बाद करोगे, इतना पैसा बर्बाद करोगे, और लास्ट में आपको पता चलेगा कि अगर आप मान के चलिए जबलपुर से भोपाल तक के लिए रोड बनवा रहे हो और खर्च आने वाला है 500 करोड़ और आपके पास तो 100 करोड़ है, तो वो सारी मेहनत हुई बेकार, और साथ ही साथ उस एस्टिमेट को जो बनाने में पैसा लगा वो भी बेकार। तो डिटेल एस्टिमेट आपने बनाया तो बहुत अच्छा, आप मान के चलो कि 500 करोड़ आपने बोला है तो 500 करोड़ ही खर्च आएगा, लेकिन वो एस्टिमेट हमारे कोई काम का नहीं रह जाएगा, क्योंकि उतना पैसा तो हमारे पास था ही नहीं, हमारे पास तो सिर्फ 100 करोड़ था। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ थोड़ी सी रोड बना के छोड़ देंगे, तो वो प्लान जो होगा वो ड्रॉप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप क्या करते कि पहले आप एक रफ एस्टिमेट ले लेते, 2-4 दिन में एक आप रफ एस्टिमेट बना लेते कि हाँ अंदाजन लगभग 700 या 500 साढ़े 500 करोड़ आपका खर्च होने वाला है, इतना आप रफ एस्टिमेट बना लेते कि 550-600 ज्यादा खर्च होने वाला है, तो आपको समझ में जाता है कि मेरे पास तो 100 करोड़ है, तो मुझे यहाँ पे रोड में बना ही नहीं सकता, बात खत्म। मान के चलिए आपका खर्चा आता है 120 करोड़ 130 करोड़, तो आप समझ जाते हैं हाँ मेरे पास 100 करोड़ है, लगभग मैं रोड बनवा सकता हूँ। तो आपको एक रफ एस्टिमेट पता चल जाता है कि जो आप काम करने वाले हो वो सच में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। डिटेल एस्टिमेट करोगे तो 100% आपको कॉस्ट तो पता चल जाएगा, लेकिन उसमें पैसे भी बहुत ज्यादा खर्च होंगे और टाइम भी बहुत ज्यादा खर्च होगा। तो इतना टाइम और पैसा बर्बाद करने के पहले आप क्या सोचोगे कि एक बार मैं रफ एस्टिमेट निकाल के देख लेता हूँ कि मेरा जो पैसा है मेरे पास आसपास का पैसा उसके लिए है कि नहीं है,
होगा तो मैं डिटेल भी बनवा लूंगा, इसके बाद जो मैं नेक्स्ट बनवाऊंगा डिटेल बनवा लूंगा, अगर मेरे पास उतना पैसा है खर्च करने के लिए तो, ठीक है। तो अगर आपने प्राइमरी एस्टिमेट करवाया, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट कराया या अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट करा, तो आपको पता चल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रपोजल क्या है और आपका फाइनेंशियल एक्सपेक्ट क्या है, ठीक है। तो कई बार हम इसलिए भी करते हैं इसको ताकि हम क्या ले पाए, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी ले पाए। तो ये हम कैसे करते हैं कि कैसे निकालोगे आप अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, मैंने तो बोल दिया बहुत जल्दी निकल जाता है, कैसे निकालोगे, तो इसका जो कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन फॉर अप्रोक्सीमेट estimate can be done with data obtained from construction already completed, recent construction in the area, already completed recent construction in the area। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया कि आपके बाजू में एक घर बना है, ठीक है, तो आपको पता है कि उसको घर बनाने में 50 लाख लगा था, तो आपको भी उतने बड़ा घर बनाना है, तो आपको भी लगभग 50 लाख या 55 लाख लग जाएगा या 48 लाख लग जाएगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, ज्यादा तो नहीं होगा। या आप ऐसा देख सकते हो कि अभी मैंने इसके पहले जबलपुर से मान के चलिए आपने नागपुर तक की रोड बनाई थी, है ना, तो जबलपुर से नागपुर भी लगभग होती है 300-350 किलोमीटर, और फिर तो मुझे इतना खर्चा आया था, मुझे करीब 400-500 करोड़ खर्चा आया था। तो अगर मैं जबलपुर से भोपाल तक लिए रोड बनाऊंगा, वो भी 350-400 किलोमीटर है, तो मुझे लगभग उतना ही खर्चा आएगा, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा। तो ऑलरेडी जो काम हो चुका है उसको ध्यान में रखते हुए जब हम प्रेडिक्शन करें कि इस वाले काम को भी करने में लगभग इतना खर्चा आएगा, तो उसको हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। तो यानी कि कैलकुलेशन फ्रॉम approximate estimate can be done with the data obtained from construction already completed recent construction in the area। जो भी एक कंस्ट्रक्शन पहले से हो चुका है उसके तर्ज पे या उसको बेस लेते हुए जब हम प्रेडिक्शन करें, जैसे आपके बाजू वाले को जब घर बनाने में 20 लाख लगा, तो आपको भी आसपास लगेगा। आपके मोहल्ले में एक घर बना, वैसे ही आपको सेम घर बनवाना है, तो उसको उस आदमी को घर बनवाने के लिए 50 लगा, तो आपको भी लगभग आसपास का ही पैसा लगेगा। तो इस तर्ज पर जब हम एस्टिमेट बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट या प्रीलिमिनरी एस्टिमेट, ठीक है। थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, थोड़ा बहुत मतलब 10 से 15% वेरिएशन आ सकता है, पर उससे ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, है ना, उससे ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक। तो कई बार हम क्या करते हैं कि ये जो प्रीलिमिनरी या अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट हम इसलिए भी बनवाते हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ले पाए, ठीक है। इट इज डन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। तो कई बार आपने सुना होगा कि सीएम आपको आके बोलते हैं या कब भाषण देते हैं तो सीएम बोलते हैं कि हमने प्रस्ताव रखा है, हमने सरकार के सामने यानी केंद्र सरकार के सामने हमने प्रस्ताव रखा है कि हमें ये काम करना है। प्रस्ताव रखने का मतलब भी क्या हो गया, उन्होंने क्या लगाना होगा पहले, जैसे उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि हमें जबलपुर से कटनी के लिए रोड बनानी है, जबलपुर से भोपाल के लिए रोड बनानी है, तो उसका हमने प्रस्ताव रखा है। तो प्रस्ताव रखने के लिए पहले उनको पता लगाना पड़ेगा कि उसमें कितना पैसा खर्चा होने वाला है ना, तो उतना पैसा वो पहले अप्रोक्सीमेट निकालते हैं कि इतना खर्च हो सकता है। फिर उसके बाद वो गवर्नमेंट के पास जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कि हमें इतना पैसा दे दो, हमें यहाँ तक के लिए रोड बनानी है। तो प्रस्ताव रखने के लिए या अब उनको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा ना। अप्रूवल लेने का मतलब कि अगर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देगी कि हाँ बना लीजिए, तो वो पैसे देगी तभी ना बनवाएंगे। तो उनको पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेने के लिए भी एक रफ एस्टीमेट निकालना पड़ेगा ना कि इतना खर्च है। ऐसे तो जाके वो गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमारी स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं बोल सकती कि मुझे यहाँ से यहाँ तक के लिए बनाना है तो आप मुझे अपने मन से कुछ भी पैसा दे दो। कुछ भी पैसा तो हमसे कम नहीं होगा ना, हमें एग्जैक्ट लगभग आसपास का पैसा पता होना चाहिए। तो केंद्र सरकार पूछेगी हाँ ठीक है आपको कितना पैसा चाहिए अगर आपको यहाँ से यहाँ तक के लिए रोड बनाना है। फिर हमने जब एस्टिमेट किया होगा तभी हमको पता होगा कि हाँ लगभग इतना पैसा लग जाएगा। तो आप बताओगे 500-600 करोड़ लगेगा, तो फिर केंद्र सरकार आपको बोलेगी कि हाँ आप कर सकते हो, या हम आपको इतना पैसा दे देंगे कि आप बनाओ, या मना कर देगी हमारे पास अभी इतना पैसा नहीं है ना। पर आप डिटेल एस्टिमेट करके तो नहीं ले जाओगे पहले से, जब केंद्र सरकार ने अभी तक आपको अप्रूवल नहीं दिया है तो आप पहले से तो डिटेल एस्टिमेट करके ले नहीं जाओगे, पहले तो आपको रफ निकालना पड़ेगा ना। हाँ अगर वो अप्रूवल दे देगी फिर आप डिटेल निकालोगे कि हाँ ठीक है
25 करोड़ 3 लाख 45 रुपए इतना लगने वाला है, अभी इतना दूर है ना, तब आप डिटेल में पता लगाओ बिल्कुल एग्जैक्ट, लेकिन अभी हमको एग्जैक्ट नहीं निकालना बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो द एस्टिमेट इज कंप्लीट बाय रिपोर्ट ड्यूली एक्सप्लेनिंग नेसेसिटी एंड यूटिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड विद, ठीक है। तो ये इसके बाद आपके आते हैं, इनके भी टाइप्स होते हैं, है ना, तो इसके भी फर्दर सब टाइप्स होते हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, एक एक करके हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इसी के भी फर्दर सब टाइप्स होते हैं, ये काफी पूछा जाता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, टाइप्स ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। सबसे पहले आता है आपका प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया मेथड, ठीक है। पहला कौन सा आता है आपका, प्लिंथ एरिया मेथड। तो प्लिंथ एरिया मेथड क्या बोलता है, प्लिंथ एरिया मेथड ये बोलता है कि जो भी आपका कॉस्ट है ना, आसपास जो कोई घर बना हो, प्लिंथ एरिया आप समझते हो, जहां पे आपने अगर घर बनाया, ठीक है, घर में जहां पे आपने कंस्ट्रक्शन किया, तो ये आपने मान लीजिए ये आपका प्लॉट है पूरा, इतने में आपने कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है, इतने एरिया में आपने कंस्ट्रक्शन किया, तो जिस एरिया में आपने कंस्ट्रक्शन किया ये आपका क्या होता है, प्लिंथ एरिया। जहां जहां आपने प्लिंथ बीम डाली होगी ना, वो आपका होता है प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया में आपको टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया पूरा अलग से बताऊंगा, ठीक है, उसमें कितना क्या होता है प्लिंथ एरिया सब मैं आपको अलग से भी बताऊंगा, पर अभी आप इतना समझो कि प्लिंथ एरिया वो एरिया होता है जहां पे हम कंस्ट्रक्शन करे होते हैं अपने प्लॉट में, जहां जितने एरिया में हमने कंस्ट्रक्शन किया है वो आपका हो जाएगा प्लिंथ एरिया, ठीक है। मान लीजिए आपका कितना है, ये आपका 100 फीट, वैसे तो हम घर जब बनाते हैं, देखिए जब हमारा आईएस कोड के हिसाब से हम काम करते हैं तो मीटर में काम करते हैं, लेकिन जब आप नॉर्मल घर वाले काम करते हो तो फीट में करते हो, ठीक है। अगर आप रेलवे का काम करने जाओगे या कोई बड़ी मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का काम करने जा रहे हो जो आईएस कोड वगैरह फॉलो करती है, तो वो हमेशा मीटर में आपको डायमेंशन देगी। लेकिन आप अगर मान लीजिए घर बनवाने निकल गए अभी, तो वहां पे आपसे जो ठेकेदार बात करेगा वो फीट पे बात करेगा, ठीक है। तो मैं आपसे मीटर पे बात करता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए ये 10 मीटर है और ये आपका 20 मीटर है, 10 इंटू 20 क्या होगा, 200 मीटर, ठीक है। और मैं बोलूँ 1 मीटर में, अभी मेरे बाजू में किसी ने घर बनवाया या मेरे बाजू में कोई घर बना, उसमें 1 मीटर स्क्वायर कंस्ट्रक्शन के लिए, 1 मीटर स्क्वायर कंस्ट्रक्शन के लिए 100 रुपए लगा या 1000 रुपए लग गया, ठीक है। तो या 1 लाख लग गया, 10,000 लग गया, चलिए 10,000 लग गया, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 10,000 लग गया, तो 200 मीटर स्क्वायर के लिए कितना लग जाएगा, 200 इंटू 10,000, तो यानी कितना हो जाएगा, 10 लाख। तो यानी आपका टोटल कॉस्ट कितना आ गया, 10 लाख। तो ये आपने बैठे बैठे क्या निकाल दिया, रफ एस्टिमेट निकाल दिया कि उस आदमी ने जब कंस्ट्रक्शन किया था तो उसको 1 मीटर स्क्वायर कंस्ट्रक्शन के लिए 10,000 रुपए लगा था। मेरा कंस्ट्रक्शन 200 मीटर स्क्वायर का है, तो 10,000 इंटू 200 कर दूंगा, तो 10,000 इंटू 200 करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 लाख हो जाएगा ना, 10 लाख हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 लाख। तो मुझे कितना का पैसा लगेगा, लगभग लगभग 20 लाख। तो इस तरीके से हम प्लिंथ एरिया मेथड में एस्टिमेशन निकालते हैं, ठीक है। ये आता है आपके एग्जाम में, डायरेक्ट आपसे प्लिंथ एरिया की मदद से एस्टिमेशन निकालने बोलता है, ठीक है। तो द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, द कॉस्ट ऑफ construction is determined by multiplying plinth area with plinth area rate, multiplying plinth area with plinth area rate, ठीक है। समझ गए आप, प्लिंथ एरिया का आपको पता हो, अगर आजू बाजू में अभी कभी कहीं का आपको प्लिंथ एरिया पता है कितना रेट लगता है, और आपको अपना जितना कंस्ट्रक्शन करना है उसका आपको एरिया पता है, तो उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल जो पैसा लगने वाला है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अभी मैं आपको अलग से पूरे टाइप्स ऑफ एरिया बताऊंगा, प्लिंथ एरिया क्या होता है, फ्लोर एरिया क्या होता है, कारपेट एरिया क्या होता है ना, और सर्कुलेशन एरिया क्या होता है, सेटबैक एरिया क्या होता है, तो वहां पे मैं और अच्छे से आपको डिस्कस करूंगा कि प्लिंथ एरिया निकालते कैसे, ठीक है। अभी सिर्फ आप इतना समझो कि एक मेथड होता है, अभी जो आपके लिए समझने के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक मेथड होता है, ठीक है। सेकंड आपकी मैं बात करता हूँ किसके बारे में, प्लिंथ एरिया के बाद सेकंड जो मैं बात करूंगा वो होता है मेरा क्यूबिकल कंटेंट मेथड। सेकंड जो होता है वो होता है
क्यूबिकल कंटेंट मेथड, क्यूबिकल कंटेंट मेथड। अब ये थोड़ा सा लगभग ये आपका प्लिंथ एरिया जैसे ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा। ठीक है, इसमें आप क्या निकालते हो, क्यूबिकल कंटेंट निकालते हो। मतलब क्या हुआ आपका, मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग के लिए होता है ये काफी पूछा जाता है कि मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो दिस मेथड जो होता है इज जनरली यूज फॉर मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, इज जनरली यूज्ड फॉर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि आप इसमें क्या निकालते हो, क्यूबिकल कंटेंट निकालते हो। क्यूबिकल कंटेंट जैसे आपकी ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये आपकी बिल्डिंग है ना, ऐसी आपकी बिल्डिंग होगी। ठीक है, ये आपकी बिल्डिंग है। तो इसमें आप क्या निकालोगे, ये पहले एरिया निकाल लोगे। आपका जो ये वाला एरिया है, ये जो आपका प्लिंथ एरिया है यहाँ का, मतलब नीचे ऐसे ही आपका प्लिंथ एरिया होगा, है ना, ऐसे करके आपका यहाँ का प्लिंथ एरिया निकाल लोगे और फिर हाइट के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्यूबिकल कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो एरिया इंटू क्या कर देते हो आप, हाइट कर देते हो, तो आपको क्या मिल जाता है, क्यूबिकल कंटेंट मिल जाता है। ठीक है, तो आपको क्यूबिकल कंटेंट मिल जाता है। तो ये आपका बेटर होता है किससे, अभी हम आगे एक और मेथड पढ़ेंगे, यूनिट बेस मेथड, और एक हम पढ़ेंगे सर्विस यूनिट मेथड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट होता है। इट इज more accurate than the other two methods। अदर मेथड दूसरी मेथड से थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट होता है और ज्यादा अच्छा आप इसमें कॉस्ट को पता लगा पाते हो। चलिए, ठीक है, अब तीसरा आपका मेथड जो आता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो होता है आपका यूनिट बेस मेथड। ठीक है, तीसरा मेथड जो होता है आपका यूनिट बेस मेथड। यूनिट बेस मेथड। ठीक है, तीसरा मेथड आपका क्या है, यूनिट बेस मेथड। तो इसको आप कैसे पता लगाते हो, जैसे आपका यहाँ पे जो कॉस्ट निकालते हैं, आपको एक यूनिट का कॉस्ट पता होता है और उसमें आप मल्टीप्लाई कर देते हो। आपको जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं मैं आपको बोलूं कि आपको एक 100 बेड का हॉस्पिटल बनाना है। कितने बेड का, 100 बेड का। तो आप बताओगे कि मैं आप कॉन्ट्रैक्टर हो, ठीक है, और मैं बोलूंगा आपको मेरे को हॉस्पिटल बनवाना है। आप कॉन्ट्रैक्टर हो, मेरे को हॉस्पिटल बनवाना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे हॉस्पिटल बनवाना है, तो आप बोलोगे कि अगर आप एक बेड का अगर आप चार्ज लोगे, एक बेड का जो चार्ज है हॉस्पिटल बनवाने में, वो एक बेड का लगता है 10 लाख रुपए। एक बेड का 10 लाख, तो मैं बोलूंगा 10 बेड का बनवाना है, या एक बेड का आप मांगे चलो 20 लाख रुपए 5 लाख रुपए लगता है, तो मैं बोलूंगा 10 बेड का बनवाना है तो 50 लाख लगेगा। 100 बेड का बनवाऊंगा तो 5 करोड़ लग जाएगा, है ना। एक बेड का अगर 5 है तो 10 बेड का 50 हो जाएगा, 100 बेड का 5 करोड़ हो जाएगा। तो ये पर बेड के हिसाब से यहाँ पे कॉस्ट चलती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो आपको बेड बना कर देगा, उसके साथ आपका जो भी चीजें होती हैं जैसे ऑपरेशन थिएटर या जो भी चीजें सब उसी में इंक्लूडेड रहेंगी, उसी कॉस्ट में सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। पर जो आपसे चार्ज किया जाएगा वो एज पर बेड किया जाएगा। ऐसी कई बार हम कॉलेजेस बनवाते हैं, स्कूल्स बनवाते हैं, तो वो क्लासरूम के हिसाब से बनते हैं, पर ऐसा नहीं कि फिर उसमें टॉयलेट्स नहीं होते या वॉशरूम्स नहीं होते, वो सब भी इंक्लूडेड होता है। पर वो सब हमारे को जो चार्ज किया जाता है वो पर जो आपकी बेस होती है, यूनिट होती है, उसके हिसाब से चार्ज किया जाता है। चाहे आप ऑडिटोरियम बनवाओ, चाहे आप हॉस्पिटल्स बनवाओ, जिस ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें आपको यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, ये जो यूनिट बेस मेथड है ना, इसको ही हम क्या बोल देते हैं, कई बार सर्विस यूनिट मेथड भी बोल देते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं, सर्विस यूनिट मेथड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है हमारा इसमें, कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड बाय
मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर, मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ यूनिट, total number of unit with unit rate of each item, with unit rate of each item। चलिए, तो अगर मैं एग्जांपल दूं आपको यहाँ पे, तो जैसे मान लीजिए कॉस्ट ऑफ वन बेड इन हॉस्पिटल इक्वल्स टू 5 लाख, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ 100 बेड कितना हो जाएगा, 5 इंटू 100 यानी 500 लाख, यानी कि 5 करोड़। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो अगर चाहो ये वाली मेथड से। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो अब इसके बाद और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि इन केस ऑफ स्कूल कॉलेजेस, एक आध पॉइंट अपन यहाँ पे और नोट कर लेते हैं। इन केस ऑफ कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हो स्कूल कॉलेजेस, स्कूल एंड कॉलेजेस। यहाँ पे जो हम यूनिट कंसीडर करते हैं वो 1 स्टूडेंट कंसीडर करते हैं। यूनिट कंसीडर्ड इज कंसीडर्ड टू बी 1 स्टूडेंट, यानी अगर आपको 100 बच्चों का कॉलेज बनवाना है या 500 बच्चों का स्कूल बनवाना है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो यूनिट कंसीडर की जाती है वो इस तरीके से कंसीडर की जाती है। और अगर हॉस्पिटल की हम बात करें तो उसमें बेड कंसीडर जाता है, एंड इन हॉस्पिटल जो यूनिट होती है वो क्या होती है, बेड होती है। एंड इन हॉस्पिटल यूनिट इज बेड, हॉस्पिटल में जो आपकी यूनिट होती है वो क्या होती है, बेड होती है। ठीक, चलिए, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट मेथड होता है ना, ये आपका प्रीलिमिनरी हो गया। नेक्स्ट मेथड आपका होता है कौन सा, डिटेल्ड मेथड। ये तो आपको समझ में आ गया, प्रीलिमिनरी यानी आप मोटा मोटी हिसाब लगा रहे हो। ठीक है, अंदाजन अंदाजन बना रहे हो, है ना, यहाँ पे अंदाजन कॉस्ट बता रहे हो। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी अप्रोक्सीमेट क्या है आपका, अंदाजन कॉस्ट है, अंदाजन पैसा कितना लगने वाला है। अब सेकंड आपका थोड़ा डिटेल में आप यहाँ पे सब बताओगे। ठीक है, क्या क्या चीजें आपकी लगेंगी ये सब यहाँ पे हम डिटेल में बताएंगे। तो सेकंड आपका क्या हो जाता है, डिटेल्ड एस्टिमेट। डिटेल्ड एस्टिमेट। अगर डिटेल्ड एस्टिमेट की बात करें तो जब एक बार आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल जाए कि हाँ आपको जबलपुर से आपको अगर भोपाल तक के लिए रोड बनाना है, तो उसका अगर आपको अप्रूवल मिल गया है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, डिटेल्ड एस्टिमेट करोगे। ठीक है, आफ्टर गेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑन रफ कॉस्ट एस्टिमेट, रफ कॉस्ट एस्टिमेट, डिटेल्ड एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड। डिटेल्ड एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड। क्या बनाते हैं फिर हम, डिटेल्ड एस्टिमेट बनाते हैं। तो इसको आप रफ कॉस्ट एस्टिमेट भी बोल सकते हो। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो रफ कॉस्ट एस्टिमेट। तो एक बार आपके रफ कॉस्ट एस्टिमेट को अप्रूवल मिल गया, तो उसके बाद आप क्या बनाओगे, डिटेल्ड एस्टिमेट प्रिपेयर करोगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, वर्कआउट क्वांटिटीज, वर्किंग जो भी आपके पैसे मतलब जो भी क्वांटिटीज आप यूज करने वाले हो उनकी वर्किंग आउट क्वांटिटीज ऑन वेरियस आइटम, आइटम ऑफ वर्क, एंड देन
पहले तो आपको पता लगाना पड़ेगा क्या क्या चीजें और कितनी कितनी मात्रा में आपको उसकी जरूरत है, और उसके बाद आप जो हर चीज है उसका क्या निकालोगे, पैसे निकालोगे, कितना उसमें पैसे लगने वाले हैं, एंड देन डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, एंड डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। ठीक है, तो एक चीज और हमारी यहाँ पे रह गई है, थोड़ा उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, इसको फिर से देखेंगे। देखिए, तो इसमें हमको एक चीज़ और देखनी होगी, जैसे कौन कौन से और डॉक्यूमेंट जो है हमारे प्रीलिमिनरी एस्टीमेट के साथ हमको अटैच करने पड़ते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे एक चीज़ और आप लिख लीजिए, डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड विथ प्रीलिमिनरी एस्टीमेट। ठीक है, प्रीलिमिनरी एस्टीमेट के साथ हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ते हैं, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे डिटेल्ड एस्टीमेट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर से बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि लेंथ ज़्यादा बड़ी होती जाती है तो फिर हैंग थोड़ा ज़्यादा होता जाता है, तो इसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल्ड एस्टीमेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं आपको कि प्रीलिमिनरी एस्टीमेट के साथ हमें क्या क्या चाहिए होता है, तो एक तो आपको चाहिए होती है डिटेल्ड रिपोर्ट। ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया का जो भी आप प्लान बना रहे हो, जैसे आप रोड बना रहे हो तो उसके बारे में एक रिपोर्ट आपको सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो डिटेल्ड रिपोर्ट चाहिए हमको, स्पेसिफिकेशन से आप इसको कंपेयर मत करना, डिटेल्ड रिपोर्ट अलग है ना। रिपोर्ट यानी कि एक आप बताओगे कि क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, कब बना रहे हो, है ना, क्यों बना रहे हो, तो ये इसके बारे में एक रिपोर्ट लिखनी पड़ती है हमें, तो डिटेल्ड रिपोर्ट। ठीक है, जहां पे आप बनाना चाहते हो वहां का एक आपको साइट प्लान चाहिए होता है, साइट प्लान, और आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ता है कि अगर आप कोई चीज बना रहे हो तो उसका लैंड एक्विजिशन आपके पास है कि नहीं है, जहां पे आप बनाना चाह रहे हो वो जमीन किसकी है, आपकी है कि नहीं, तो इट शुड clearly mention about the acquisition of land, clearly mention about acquisition of land, provision of electric and water supply, provision of electricity एंड वाटर सप्लाई, ये सब चीजें आपको बताना पड़ेगा किसके साथ, आपके जो प्रीलिमिनरी आप जो आपका अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट है ना उसके साथ आपको ये सब चीजें देनी पड़ती हैं। ठीक है, तो जब जाके आपका ये जो प्रीलिमिनरी एस्टीमेट है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, इसके बाद लेक्चर में जिसको आगे की चीजें हैं जो हमारे और टाइप्स ऑफ एस्टीमेट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, और एक बार हम इसका एक क्विक रिकैप ले लेंगे कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ से निकालनी है और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतने रखते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद वाला एक जो और लेक्चर आएगा तो उसमें सब आपको और भी जो चीजें हैं वो बताऊंगा। ठीक है, और आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी मार्कआउट करा दूंगा। ठीक, थैंक यू, कीप स्माइलिंग।